नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान के आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को उसके कार्य और को करने के लिए व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 74 के तहत, आर्टिकल 74 के तहत। तो देखिए, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। आर्टिकल 74, आर्टिकल 74, 74, 74, सब अंटी फोड़, सब अंटी फोड़। इस मंत्रिपरिषद में सब अंटी फोड़ने वाली बैठी हुई है। इस मंत्रिपरिषद में सब अंटी फोड़ने वाली बैठी हुई है। ठीक है। इस मंत्रिपरिषद में, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगा और इसका हेड प्रधानमंत्री है, इसमें सब अंटी 74 फोड़ने वाली बैठी हुई है, 74। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो देखिए, आर्टिकल 75 में कह रहा है, आर्टिकल 75 बोलिए या 75 बोलिए, के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे। प्रधानमंत्री जिसको भी मंत्री बनाने के लिए कहेगा, राष्ट्रपति उसको मंत्री बना देगा। तो आर्टिकल 75 समझ में आया। आर्टिकल 75 बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करेगा। तो इसको याद कैसे रखिएगा? देखिए, 75, 75, 75, कोई 75 बोलता है, कोई 75 बोलता है, 75। ठीक है, 75। ये बात मुझे पच नहीं रही है, ये बात मुझे पच नहीं रही है, पच से 75, ये बात मुझे पच नहीं रही है कि मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा और राष्ट्रपति मुझे नियुक्त करेंगे। ये बात मुझे पच नहीं रही है कि एक दिन मैं भी प्रधानमंत्री पीएम बनूंगा और राष्ट्रपति मुझे नियुक्त करेंगे। और ये बात जो है, ये बात आपको भी नहीं पच रही होगी। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति ही करता है। आगे लिखा है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री के शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी। तो देखिए, इसमें कहा यह गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगी, तो मंत्रिपरिषद मंत्रियों को मिलाकर बनाया जाता है। जो कई सारे मंत्री, सभी मंत्री जब मिल जाते हैं, सभी मंत्री जब बना दिए जाते हैं, तो उन्हीं सभी मंत्रियों को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो मंत्रिपरिषद की जो कुल संख्या है वो प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्य के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है, जितना मतलब कि सदस्य होते हैं टोटल, उस सदस्य का 15% से अधिक मंत्री नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी क्या है? एक मंत्री है, मंत्रियों में प्रधान है। तो प्रधानमंत्री को मिलाते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था 2003 से पहले, कि जो भी सांसद होता था वो सबके सब मंत्री बनना चाहते थे, और राजनीतिक दबाव के कारण प्रधानमंत्री को उन्हें मजबूरी बस मंत्री बनाना पड़ता था, और इस वजह से फालतू में मंत्रियों का ढेर लग जाता था, बहुत सारे लोगों को मंत्री बना दिया जाता था। तो इन सब स्थिति को देखते हुए 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया, और ये फिक्स कर दिया गया कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत? 91वें संविधान संशोधन। तो देखिए, इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि एक काम करो कि ज़्यादा मंत्री ना हो जाए, एक काम करो कि ज़्यादा मंत्री ना हो जाए, इसके लिए संविधान संशोधन करो। तो एक काम करो से 91, ठीक है। तो 2003 में ये काम कर दिया गया कि 91 संविधान संशोधन के द्वारा 15% मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी गई। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% फिक्स कर दिया गया, प्रधानमंत्री सहित। आगे देखिए, आर्टिकल 75 खंड 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। आर्टिकल 75 खंड 2 के अनुसार जो मंत्री होता है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। तो पश्चात पर्यंत का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, तो उसको जब चाहेंगे उसके पद से हटा सकते हैं।
तो राष्ट्रपति मंत्री को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति जब चाहेगा इस मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। इसी का मतलब होता है प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब प्रसाद के रूप में दिए हुए हैं, जब चाहेंगे प्रसाद वापस ले लेंगे, जब चाहेंगे प्रसाद वापस ले लेंगे। तो इसको कैसे याद रखेगा? 75(2), 75(2, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखिए, 75(2), 75(2) मतलब कि प्रसाद सबके हाथ में बांट दिया, सारे मंत्रियों को दिया, जिसको जिसको प्रसाद दिया वो मंत्री बन गया। अब राष्ट्रपति कह रहा है कि प्रसाद मुझे दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। इस तरीके से हम याद रख लेंगे कि 75(2) वापस दो और वापस दो। 75(2) के तहत राष्ट्रपति मंत्रियों को प्रसाद पर्यंत पद धारण करवाता है। आगे देखिए, आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। ये याद रखिएगा, राज्यसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होती है, लोकसभा के प्रति होती है। और सामूहिक रूप से कहने का मतलब कि जितने मंत्री हैं उनमें से कोई भी एक मंत्री कुछ गलत करता है, लोकसभा के खिलाफ काम करता है, मतलब कि संविधान के खिलाफ काम करता है, तो उसकी वजह से पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो गिर जाएगी। पूरी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री भी हट सकता है, सबको इस्तीफा देना पड़ सकता है, सबको हटाया जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से मतलब कि सभी उत्तरदायी होते हैं, कोई एक नहीं होता है, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75(3) के तहत, आर्टिकल 75(3), ठीक है। तो फिर देखिए सब के सब क्या हो गए? सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो गए। फिर तो किसी भी तरीके से इसको याद रखिए कि 75(3) के अनुसार, 75(3) के अनुसार, 75(3) के अनुसार सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति। आगे देखिए, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पद ग्रहण करने से पूर्व, पद ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री को भी और साथ ही जितने भी मंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा होता है उनको पद की गोपनीयता और शपथ लेनी होती है। आर्टिकल 75(4) के तहत, आर्टिकल 75(4) के तहत। तो देखिए इसमें एक चीज़ ये है, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मुझे ये विचार आ रहा है, मुझे ये विचार आ रहा है, मुझे ये विचार, चार विचार, मुझे ये विचार आ रहा है कि इन मंत्रियों को शपथ क्यों दिलवाता है। ये जो मंत्री हैं, ये मंत्री शपथ के उल्टा काम करते हैं। जो शपथ लेते हैं वैसा तो ये करते ही नहीं है, उल्टा काम करते हैं। तो मेरा विचार है कि उनको आखिर शपथ क्यों दिलाया जाता है। 75(4) के तहत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता, पद की गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। आर्टिकल 75(5) के तहत, आर्टिकल 75(5) के तहत देखिए, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का। यदि इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होगा तभी वो मंत्री बन सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है जो कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य है, सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो उसको अपने मंत्री के पद को छोड़ना पड़ेगा, उसको मंत्री से हटा दिया जाएगा। तो यदि मंत्री वो बना रहना चाहता है तो उसे आर्टिकल 75(5) के तहत दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। कितने समय के अंदर? 6 महीने के अंदर। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आर्टिकल 75(5) के तहत मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी होगा, नहीं तो उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। किसके तहत? आर्टिकल 75(5). तो देखिए 5 से 8, यदि आप मंत्री बन गए और मंत्री पद से हटना नहीं चाहते हैं तो
आँच ना आए आपके पद पे, इसके लिए आपको जल्दी से सदस्यता लेनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 75 खंड 5, आर्टिकल 75 खंड 5 के तहत 6 महीने के अंदर सदस्यता लेने पे मंत्री की जो सीट है वो बच जाती है। आगे देखिए, सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सभी मंत्रियों, जितने भी मंत्री बनते हैं, जितने राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, उन सभी को निःशुल्क फ्री में रहने के लिए घर और बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आगे देखिए, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। देखिए, यदि लोकसभा जो है किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाता है और वो जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है, तो पूरा मंत्रिमंडल ही खत्म हो जाएगा। पूरा मंत्रिमंडल कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं वो सब बर्खास्त हो जाएंगे। ठीक है, और फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। अरे ये बात समझ में? तो किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरा मंत्रिपरिषद ही खत्म, मंत्रिमंडल ही खत्म। या कोई विधेयक या किसी उस विभाग से संबंधित विधेयक रद्द कर दिया जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। मान लीजिए कि कोई मंत्री जो है कोई एक विधेयक लेके आता है, कोई प्रस्ताव लेके आता है कानून बनाने के लिए, और लोकसभा से वो नहीं पास हो पाता है, लोकसभा से नहीं पास हो पाता है, इसका मतलब कि सरकार में लोकसभा को विश्वास नहीं है, लोकसभा के सदस्यों का विश्वास नहीं है, और इस तरीके से पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसलिए जब भी सरकार कोई विधेयक लाती है तो उसको लोकसभा से पारित होना अनिवार्य है, जरूरी है। भले ही राज्यसभा में वो पारित ना हो, लेकिन लोकसभा से पारित होना चाहिए सरकार द्वारा लाया गया विधेयक। यदि वो विधेयक पारित नहीं होगा तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा, वो सरकार बर्खास्त हो जाएगी। ये बात समझ में आई? आगे देखिए, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होता है ये ज़्यादा खास होता है। ठीक है, इसका कद जो होता है वो ज़्यादा ऊंचा होता है। कैबिनेट मंत्री का कद ज़्यादा ऊंचा होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है और उप मंत्री से ज़्यादा। राज्य मंत्री की जो वैल्यू है वो कैबिनेट मंत्री से कम है और उप मंत्री की वैल्यू बहुत कम है, सब में सबसे कम है। तो देखिए, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये विभाग के अध्यक्ष होते हैं। विभाग के अध्यक्ष कहने का मतलब कैबिनेट मंत्री को जो महत्वपूर्ण पोस्ट होते हैं वो दिए जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया। इन सब में जो मंत्री नियुक्त होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है देश के लिए, उसमें कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। और राज्य मंत्री, राज्य मंत्री जो होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, मतलब कि ये भी किसी मंत्रालय के अधीन मंत्री होते हैं, किसी डिपार्टमेंट और के हेड होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो होती है ये कम होती है कैबिनेट मंत्री से। और ये जो उप मंत्री होता है ये असिस्टेंट की तरह काम करता है, इन दोनों को असिस्ट करने का काम करता है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में काम करते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। देखिए, शुरू से पढ़ते आ रहा है मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं वो सभी को शामिल किया जाता है। उसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होता है, राज्य मंत्री भी शामिल होता है और उप मंत्री भी शामिल होता है। लेकिन जब हम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो उसमें जो खास कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं वो शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री होता है। तो खास कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री वाले होते हैं। तो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो मंत्रिपरिषद का अगर ये घेरा है, मंत्रिपरिषद इतनी बड़ी है, तो मंत्रिमंडल जो है वो इतना छोटा है। और मंत्रिमंडल जो होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो अधिकांश जो महत्वपूर्ण फैसला होता है वो मंत्रिमंडल ही लेता है, मंत्रिमंडल ही लेता है, और बाकी सबको वो फैसला मानना होता है। तो ये बात समझ में आया? ये कई जगह ये मंत्रिमंडल जो शब्द है ये आया है, तो इसको अच्छे से समझिए कि मंत्रिमंडल क्या होता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर जो बनता है उसी को क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आगे देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है कहाँ का नेता होता है? लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रवसान करने संबंधी परामर्श देता है।
प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा का नेता होता है और राष्ट्रपति को संसद आहूत करने, संसद के सत्र को बुलाने के लिए या उसका सत्रवसान करने के लिए, मतलब उसके सत्र को खत्म करने के लिए परामर्श देता है। जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति को कहेगा कि सत्र को बुलाइए, तो सत्र को बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री सलाह देगा कि आप सत्र को समाप्त कीजिए, तो सत्र समाप्त कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। और प्रधानमंत्री क्यों? क्योंकि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देगा राष्ट्रपति को वैसे वैसे ही काम करना है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी समय, जब उसका मन करे, जब दिमाग घूम जाए, वो राष्ट्रपति को कहेगा कि लोकसभा को विघटित कर दीजिए, लोकसभा को विघटित कीजिए, समाप्त कीजिए, और लोकसभा को राष्ट्रपति जो है वो विघटित कर देगा। उस किसके कहने पे? प्रधानमंत्री के कहने पे। लोकसभा विघटित हो गई तो फिर से नया चुनाव होगा और फिर से नए लोकसभा का निर्माण होगा, फिर से नया प्रधानमंत्री बनेगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री जो है वो सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। सरकार की जो भी नीति होती है उसकी घोषणा करता है, लोकसभा में चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हमारी नीति ये है, हम देश के लिए ये करने जा रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी बोलते हैं। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। यहाँ ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग के, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये सबको याद होता है। फिर देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद का भी सदस्य अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। विकास परिषद, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो देखिए, जो मोदी जी हैं बहुत विकास करते रहते हैं, एकता, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, ये टॉपिक जो है मैंने दूसरे वीडियो में पढ़ा रखा है। यदि आपको अंतर्राज्यीय परिषद नहीं पता तो वहाँ जाइए और पढ़िए और अच्छे से समझिए और अच्छे नंबर से सरकारी नौकरी ले लीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद मतलब कि कई सारे राज्यों को मिला करके जो बनाया जाता है वो अंतर्राज्यीय परिषद कहलाता है और उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए, प्रधानमंत्री नीति आयोग के, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी है। इधर इस साइड मान लीजिए राष्ट्रपति है और इधर मंत्रिपरिषद है, तो इसके बीच में जो पीएम है वो कड़ी का काम करता है, वो रास्ता के काम करता है। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 78 के तहत, आर्टिकल 78 के तहत जो पीएम है वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। तो कैसे याद रखेगा? आर्टिकल 78 पीएम तो यहाँ लेट, 78 पीएम तो यहाँ लेट, आर्टिकल 78 पीएम तो यहाँ लेट के कड़ी का काम कर, किसके बीच? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। ठीक है, 78 पीएम तो यहाँ लेट, तो इस तरीके से याद रखेगा कि आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच प्रधानमंत्री संवाद का मुख्य कड़ी के रूप में काम करता है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। तो राष्ट्रपति जो भी महत्वपूर्ण पोस्ट की नियुक्ति करता है उसका सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। जैसे भारत के महान्यायवादी किसको बनाना है? राष्ट्रपति को बताएगा कि महान्यायवादी इस व्यक्ति को बनाइए। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे बनाना है? कैग किसे नियुक्त करना है? प्रधानमंत्री सलाह देगा, किसको? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को नियुक्त करने का सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। चुनाव आयुक्तों को
चुनाव आयुक्त को, इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए सलाह प्रधानमंत्री देगा। किसको? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। वित्तीय आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे, और उसके सदस्य को भी। अन्य नियुक्ति जो इंपॉर्टेंट नियुक्ति है वो किसके सलाह पे करेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पे, प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे। ठीक है, तो आगे देखिए, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्याग पत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री को मान लीजिए कोई मंत्री पसंद नहीं आ रहा है या कोई मंत्री उसके कहे अनुसार नहीं चल रहा है, तो उस मंत्री से वो त्याग पत्र मांग लेगा। त्याग पत्र मांगेगा, मंत्री से कहेगा कि चलो तुम अपना रेजिग्नेशन दो, तुम इस पद से हटो। लेकिन मंत्री यदि अड़ जाता है कि हम त्याग पत्र नहीं देंगे, तो प्रधानमंत्री के पास एक और हथियार है, वो सीधा राष्ट्रपति को जाके कहेगा कि इस मंत्री को बर्खास्त करो, इस मंत्री को बर्खास्त करो। तो राष्ट्रपति को जैसे ही प्रधानमंत्री कहेगा कि इस मंत्री को हटाओ, राष्ट्रपति उस मंत्री को हटा देगा। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करेगा तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। और यदि उसको मन कर रहा है कि हम पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दें, या ऐसा सिचुएशन है कि वो मंत्रिमंडल को ही बर्खास्त करना चाहता है, तो वो खुद ही त्यागपत्र दे देगा। अगर खुद ही त्यागपत्र देगा तो सारे मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएंगे, वो सारे मंत्री ही बर्खास्त हो जाएंगे अपने आप। किसके त्यागपत्र देने से? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने से सारे मंत्री अपने आप बर्खास्त हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक है, बहुत बार बता चुके हैं, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो समझे, मंत्रिपरिषद का हेड कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री यदि त्यागपत्र दे दिया या मर गया या मृत्यु हो गई, ठीक है, मर गया, तो बाकी जो बचे हुए मंत्री हैं वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते, मतलब कि वो बर्खास्त हो गए। अन्य शब्दों में, प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। विघटित हो जाना मतलब खत्म हो जाना, स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है मतलब एक शून्य, एक अभाव हो जाता है, सरकार का अभाव हो जाता है। आगे देखिए, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा है। सबसे लंबे समय तक पीएम कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। कितना? 16 साल 9 महीने 12 दिन। 16 साल 9 महीने 12 दिन। ठीक है, 16 जो भर के दिल मेरा धर के, 16 जो भर के दिल मेरा धर के। ठीक है, 16 जो भर के दिल मेरा धर के, 16 साल, 16 साल 9 महीना, 16 साल 9 महीना। ठीक है, इसी 6 को पलट दीजिए तो ये देखिए 16 तो होगा नहीं, 9 महीना, 16 साल 9 महीना, 16 साल 9 महीना 12 दिन। तो इसको एकदम रट जाइए कि 16 साल 9 महीना 12 दिन। ऐसे तो एग्जाम में नहीं आया है लेकिन आ सकता है। 16 साल 9 महीना 12 दिन, 16 जो भर के 9 फर के 12 बाहर आवे। ठीक है, किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, 16 साल 9 महीने 12 दिन। आगे देखिए, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? श्रीमती इंदिरा गांधी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही है, और ये पहली व्यक्ति हैं जो कि 2 अलग अलग समय में प्रधानमंत्री बनी। पहली थी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, और पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे देखिए, पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। फर्स्ट टाइम जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, लोकसभा की सदस्य नहीं थी, राज्यसभा का। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि वो कहाँ की सदस्य थी? पहले बार में राज्यसभा के। आगे देखिए, चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो देखिए, चरण सिंह एकमात्र ऐसे पीएम हुए जो लोकसभा में अपना चरण रख ही नहीं पाए। लोकसभा में अपना चरण रख ही नहीं पाए। चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा में अपना चरण नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए अपना चरण? क्योंकि उस समय सत्र चल ही नहीं रहा था, तो लोकसभा में वो कदम ही नहीं रख पाए। और सत्र नहीं चल रहा था और सत्र स्टार्ट होने से पहले ही ये इनकी सरकार गिर गई और ये प्रधानमंत्री के पद से हट गए। तो इस तरीके से चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाए, अपना चरण भी नहीं रख पाए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले
प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनको वीपी सिंह भी कहा जाता है। तो देखिए विश्वास मत में असफल हुए और यहाँ भी वी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है विश्वास मत पाने में असफल हुए, याद रखिएगा, विश्वास मत पाने में प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। आगे देखिए, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। मात्र 13 दिन में इनका फेरा लग गया, ठीक है। 13 दिन में ही फेरा लेने के लिए निकल गए, फिर भी शादी नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 13 फेरा लेने निकल गए। आगे देखिए, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का, ठीक है, जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, ठीक है। ये गरीबों के नेता थे, ये गरीबों के मजदूरों के नेता थे। तो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबे समय तक किनका कार्यकाल रहा? जगजीवन राम, याद रखिएगा, किनका? जगजीवन राम, 32 वर्षों तक। आगे देखिए, सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। एक ही विभाग में सबसे लंबे समय तक अपना काम करती रही, कार्यभार संभाली रही, वो कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट से थी। कौन? राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे लंबे अवधि तक एक ही विभाग में कार्य संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। आगे देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय है, ये भारत सरकार के नियम 1961 के तहत डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। मतलब प्रधानमंत्री के देखरेख में ये मंत्रिमंडल सचिवालय काम करता है, ठीक है, भारत सरकार नियम 1961 के तहत। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव, प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो होता है ये टॉप मोस्ट आईएएस, सबसे ऊपर मतलब आईएएस रैंक में होता है, सबसे बड़ा आईएएस के पोस्ट पे मतलब पहुंच चुका होता है प्रमोशन से। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है इसका? कैबिनेट सचिव, ठीक है, प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव। तो एक बार फिर से देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, याद रखिएगा, प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। और जो कैबिनेट सचिव होगा कैबिनेट सेक्रेटरी, वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। और सिविल सर्विसेज बोर्ड का काम होता है आईएएस का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना, ठीक है, किसका? सिविल सर्विसेज बोर्ड। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव। जो भी कैबिनेट सेक्रेटरी रहेगा वही सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष रहेगा। मतलब कैबिनेट सचिव के पोस्ट पे जो रहेगा वही इसका अध्यक्ष रहेगा। तो कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय है, जो कि प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन है, वो मंत्रिमंडल बैठक के कार्यों की सूची को तैयार करता है कि क्या क्या काम करना है, उसकी सूची बनाता है, तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयीय सहायता भी प्रदान करता है। और साथ ही मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी समितियां होती हैं उनके लिए सचिवालयीय सहायता, जो भी पेपर वर्क होता है, जो भी लिखना पढ़ना जो चीज़ होता है उन सबके में सहायता करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है और विभिन्न मंत्रालयों के बीच, अलग अलग मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है, सहायता पहुंचाता है, एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय से जोड़ता है, कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय स्थापित करता है। मतलब कि एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय से आदान प्रदान करने में विचारों को, नोट्स को, बातों को सहायता प्रदान करता है। आगे देखिए, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालयों का वित्तीय संसाधनों का आवंटन जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, न कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय द्वारा। मंत्रालय को जो पैसा है,
जो पैसा से मामला है वो वित्त मंत्रालय देती है। मंत्रालय को पैसा कौन देता है? वित्त मंत्रालय, ना कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय। मंत्रिमंडलीय सचिवालय किसी भी तरीके के वित्त में काम नहीं करती, ठीक है। पैसा देने का काम, मंत्रालय को पैसा देने का काम वित्त मंत्रालय का है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।